इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए कई केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर? हम लोग यहाँ पे पहला केस देखते हैं। इस केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट दिया गया है और बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है तथा इस साइड के पैरेलल होता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मास दिया गया है वह कैपिटल एम है। क्लियर है? तथा इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो हर एक साइड है, हर एक साइड का जो लेंथ है वह ए है। क्लियर है? ठीक है, यानी इस स्क्वायर प्लेट का यह साइड का लेंथ अगर ए है तो इस साइड का लेंथ भी कितना होगा? ए ही होगा। इस साइड का लेंथ कितना होगा? ए ही होगा। और इस साइड का जो लेंथ होगा वह कितना होगा? ए ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस साइड के क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग यह जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वह इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, यह कौन सा पॉइंट होगा? यह जो पॉइंट होगा इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस डायगोनल तथा इस डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ पॉइंट। वो मेरा कैसा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है? तो एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वह कहां से होकर गुजर रहा है? इसी सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह किसके पैरेलल है? इस साइड के पैरेलल है। क्लियर है? तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग ए बी बोल देते हैं। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? ए बी बोल देते हैं। तो हमें इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस इधर आकर के हमने इस ए बी एक्सिस के पैरेलल एक रॉड के शेप में एलिमेंट कंसीडर किया और इस रॉड का जो मोटाई माना, जो थिकनेस माना, वह कितना माना? dx माना। क्लियर है? ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री स्ट्रिप है। क्लियर है? ठीक है, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो मास होगा वह अगर हम लोग dm माने तो dm होगा कितना? dm जो होगा वह इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी होगा वह सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप होगा। एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो सिग्मा होगा क्या? तो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मास दिया गया है वह क्या दिया गया है? कैपिटल एम दिया गया है। तो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी सिग्मा होगा वह क्या होगा? इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मास अपॉन एरिया। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मास है वह कितना है? एम है। और एरिया कितना होता है? स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। तो अपॉन क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। तो सिग्मा कितना होगा हमें पता चल गया। सिग्मा कितना होगा? एम अपॉन ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो सिग्मा की जगह पे हम लोग कितना लिख दे? एम अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वह कितना होगा? इस ए के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वह कितना है? dx है। तो एरिया हम लोग कैसे लिखते हैं? ए गुने dx लिखेंगे। क्लियर है? तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो एरिया होगा वह क्या होगा? ए इंटू dx होगा। तो यहां से यह कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? एम अपॉन ए इंटू dx। यानी इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो मास होगा वह कितना मिलेगा हमें? एम अपॉन ए इंटू dx मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो क्या हम लोग इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। हमें यह है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिस रॉड का मास m है और लेंथ कितना है? l है। और यह हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए बी और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वह इस यूनिफॉर्म रॉड के लेंथ के पैरेलल है और इस रॉड और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह d है। तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? m इंटू डी स्क्वायर होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस ए बी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है और यह जो ए बी एक्सिस है यह दोनों हमने आपस में क्या माना है? पैरेलल माना है। क्लियर है? ठीक है, मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस ए बी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डी आई है तो डी आई बराबर होगा कितना? इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास हमने कितना माना है? dm इंटू इस एलिमेंट्री स्ट्रिप और इस ए बी एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना हमारे पास? x है। तो इंटू क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो dm का वैल्यू हम लोग यहां से कितना पुट करेंगे? m अपॉन ए पुट करेंगे इंटू क्या है? dx है तो dx लिखेंगे
इंटू कितना है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है। तो डी आई बराबर हमें फाइनली क्या मिलेगा, m अपॉन ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। तो यह हमें क्या मिल गया, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। क्लियर है। तो हमें क्या चाहिए, इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट के साथ। हम लोग यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर है। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिमिट डालते हैं। तो लिमिट डालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है। तो एक्स को देखते हैं, पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। और यहाँ से एक्स बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, a/2 होगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि यह जो लेंथ होगा वह इस पूरे लेंथ का हाफ होगा। क्लियर। ठीक है। और यहाँ पे इधर इस साइड देखें तो इस साइड यहाँ से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, -a/2 मिलेगा। क्लियर। क्लियर है। ठीक है। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, -a/2 से लेकर के a/2 तक x वेरी करेगा। यानी x यहाँ पे x का जो लोअर लिमिट होगा वह कितना होगा, -a/2 और अपर लिमिट कितना होगा, +a/2। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग x का जो लोअर वैल्यू है वो डाल देते हैं। लोअर वैल्यू कितना लिखेंगे, -a/2 और अपर वैल्यू कितना होगा, a/2। क्लियर है। ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह आई है। तो इस डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा, आई होगा। क्लियर है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे m अपॉन ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे। तो m अपॉन ए बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमारे पास, -a/2 से a/2 तक लिमिट है। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर हमें क्या मिलेगा, m अपॉन ए। और हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³/3 होता है। हम लोग क्या लिखेंगे, x³/3। क्लियर। और लोअर लिमिट कितना है, -a/2 से लेके a/2 तक है। क्लियर है। तो m अपॉन ए, जब हम लोग अपर लिमिट डालेंगे, 3 को बाहर ले ले, 3 को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो m अपॉन 3a हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। और जब अपर लिमिट डालेंगे तो a³/8 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -a³/8 हो जाएगा। क्लियर है। तो बस इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m अपॉन 3a इंटू 2a³/8। क्लियर। अब हम लोग इस 2 को इस 8 से 2 से यह 8 कितना टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस a से यह a³ स्क्वायर टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ma²/12। तो आई बराबर हमें क्या मिल गया, ma²/12। यानी इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ma²/12 होगा। क्लियर है। और यह ए बी एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, वह इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है और इस साइड के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। अभी हम लोगों ने देखा कि यदि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट हो जिसका मास m हो और हर एक साइड का लेंथ a हो, तो इस साइड के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस यदि AB हो तो इस AB के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, I बराबर ma²/12 होता है। क्लियर है। ठीक है। जैसा कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन का कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह जो यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है उसके लिए यह ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया गया है और इस ए बी के पैरेलल वाला जो इस स्क्वायर प्लेट का जो साइड है वह यह साइड है। क्लियर है। तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में इस साइड का कोई रोल नहीं होगा, इस साइड का कोई रोल नहीं होगा। तो हम लोग इस साइड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास पता क्या है कि इस साइड का जो लेंथ है वह कितना है, a है। क्लियर है। तो इस साइड को नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोग a को क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। तो a को हम लोग कैसे 0 बनाएंगे, इस a को कैसे 0 बनाएंगे, इस a को 0 बनाने के लिए हम लोग इधर से इसको पिचकाएंगे, इधर से हम लोग कंप्रेस करेंगे और ऊपर से हम लोग इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट को कंप्रेस करेंगे। तो इधर से जब हम लोग नीचे से और ऊपर से जब हम लोग इस स्क्वायर प्लेट को कंप्रेस करते जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का एक फाइनली एक रॉड का शेप मिल जाएगा। क्लियर है। और इस रॉड का जो मास होगा वह क्या होगा, इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मास के इक्वल होगा और इस रॉड का जो लेंथ होगा वह कितना होगा, इस लेंथ के इक्वल होगा। और यह लेंथ कितना है, a है। यानी इस जो
फाइनली यह जो हमें पिचकाने के बाद इस स्क्वायर प्लेट को ऊपर से और नीचे से पिचकाने के बाद यह जो हमें रॉड का शेप मिल रहा है, इस रॉड का जो मास होगा वह कितना होगा, m होगा, और जो लेंथ होगा वह कितना होगा, a के इक्वल होगा। क्लियर है। और यह जो AB एक्सिस है, यह AB एक्सिस इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा और इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि इस स्क्वायर प्लेट का, इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो इस रॉड का इस AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट को हम लोग इस एक्सिस के लिए, इस AB एक्सिस के लिए इस रॉड के शेप में रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने इस स्क्वायर प्लेट को इस AB एक्सिस के लिए इस रॉड के रूप में रिप्लेस कर दिया। क्लियर है। इस रॉड का जो मास होगा वह कितना होगा, m होगा, क्योंकि इस स्क्वायर प्लेट का मास कितना m है। क्लियर है। और इस रॉड का लेंथ कितना होगा, इस साइड के लेंथ के इक्वल होगा, तो इस साइड का लेंथ कितना a है, तो इस रॉड का लेंथ कितना होगा, a होगा। क्लियर है। तो हमें यह पता, और यह कौन सा पॉइंट होगा इस रॉड के लिए, इस रिप्लेस रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास होगा, और यह जो AB एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वह इस रॉड के लेंथ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो इस AB एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह हमने पढ़ा है, कितना होता है, ma²/12 होता है। क्लियर है। या तो हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/12 होगा। क्लियर है। तो यह जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं पिचकाऊ मेथड। क्लियर है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पिचकाऊ मेथड। क्लियर है। तो इस मेथड से भी हम लोग किसी यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। ओके। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है, और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के हर एक साइड का लेंथ a दिया गया है। क्लियर है। और हमें यह बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस CD एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए, जहां यह CD एक्सिस इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस साइड के पैरेलल है। क्लियर है। यानी ये जो CD एक्सिस है वह इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के इस साइड के पैरेलल है और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर के प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है। क्लियर है। तो इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो पहला जो मेथड है वह क्या है, इस CD एक्सिस के इस सेंटर ऑफ मास से हम लोग x डिस्टेंस पे जाके एक स्ट्रिप लेंगे और उसको उस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट के साथ, तो हमें इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो इस मेथड से आप लोग अब खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, और यह जो सेकंड मेथड है वह बहुत ही शॉर्टकट मेथड है जिसको हमने प्यार से पिचकाऊ मेथड बोला है। क्लियर है। ठीक है। तो पिचकाऊ मेथड से करेंगे क्या, जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया जाता है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल जो डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन का उस रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे यह यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है और इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के लिए यह CD एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का जो पैरेलल साइड है वह कौन सा साइड है, यह साइड है। क्लियर है। तो इस साइड का इस CD एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में कोई रोल नहीं होगा। तो हम लोग इस CD साइड, इस साइड को हम लोग इस CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस साइड को नेग्लेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस A का वैल्यू 0 करना होगा। तो A का वैल्यू हम लोग 0 कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से इसको पिचकाना चालू करेंगे, इधर से इसको हम लोग कंप्रेस करना या पिचकाना चालू करेंगे, और इधर से भी हम लोग इसको कंप्रेस करना या पिचकाना चालू करेंगे। क्लियर है। तो इधर से जब हम इसको पिचकाते आएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक शेप मिल जाएगा, और यह शेप किस शेप का होगा, रॉड के शेप का होगा। क्लियर है। यानी कि जब इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट को हम लोग इस साइड से, इस दोनों साइड से पिचकाते आएंगे तो हमें फाइनली एक रॉड का शेप मिल जाएगा। क्लियर है। और इस रॉड का जो शेप होगा, इस रॉड का मास वही होगा जो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का मास है, यानी इस रॉड का मास कितना होगा, m होगा। क्लियर है। ठीक है। और इस रॉड का लेंथ कितना होगा, यह जो साइड होगा, इस साइड का जो लेंथ होगा वही इस रॉड का लेंथ होगा। तो इस साइड का लेंथ कितना है, a ही है, क्योंकि यह एक स्क्वायर प्लेट है। क्लियर है। तो इस साइड का लेंथ a है, तो इस रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर है। और यह जो CD एक्सिस है वह CD एक्सिस इस रॉड के कहां से होकर गुजरेगा, सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा, और इस रॉड के लेंथ पर यह CD एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। ठीक है। यानी इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का
इस CD एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट को इस रॉड के शेप में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? और इस रॉड का जो मास होगा वह कितना होगा, m होगा, और इस रॉड का लेंथ होगा वह कितना होगा, a होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से होकर गुजरेगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा, और इसके लेंथ पर क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट को इस CD एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस रॉड के शेप में रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस रॉड का मास कितना होगा, m होगा, और इस रॉड का लेंथ कितना होगा, इस लेंथ के इक्वल होगा, और यह लेंथ होता कितना है, a होता है, यानी इस रॉड का मास m और लेंथ a हो गया। और यह जो पॉइंट होगा वह कौन सा पॉइंट होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, और यह जो CD एक्सिस है वह कहां से होकर गुजरेगा, इसके सेंटर ऑफ मास होकर गुजरेगा, और इसके लेंथ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो हमें यह पता है कि इस यूनिफॉर्म रॉड का इस CD एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, I बराबर ma² होता है। क्लियर है? यानी हम यह कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का इस CD एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, I बराबर ma² होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि पिचकाऊ मेथड से इस यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? तो इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिएगा और इस प्रॉब्लम को खुद से फिर से सॉल्व कीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।